और अब हमारा आगे है रैयतवाड़ी सिस्टम। तो इसका भी हम पहला पॉइंट जान लेते हैं। तो रैयतवाड़ी का पहला पॉइंट ये है कि ये जो हम लोग का सिस्टम है ये कैप्टन अलेक्जेंडर रेड के द्वारा आइडिया दिया गया था 1792 में। देख लीजिए यहाँ पे आइडिया दिया जा रहा है, मतलब कहीं पे बात हुआ होगा तो इन्होंने आइडिया दिया कि हम ऐसे कर सकते हैं 1792 में। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया या फिर कंट्री में रेगुलेट करवाया गया किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में। ठीक है, वैसे इन्हीं का नाम आता है इस साल के साथ, लेकिन इनका भी आप याद रखें, इनका भी आ जाता है। अगर ये नहीं होते, अगर ये आइडिया नहीं दिए रहते तो ये रैयतवाड़ी आता नहीं कभी। तो इनका नाम भी याद रखें, इनका भी याद रखें। और अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। अब इसका सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें ये सेटलमेंट 51 एरिया में, मतलब ब्रिटिश इंडिया के 51 एरिया में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और ये कौन कौन सा स्टेट कवर करता था? ये साउथ के साइड में और थोड़ा सा नॉर्थ के साइड में मुंबई, मद्रास, सिंध, बैसौर और असम के कुछ हिस्सों को कवर करता था ये। और इन्हीं सब में इसको रेगुलेट करवाया गया था हमारे ब्रिटिश इंडिया में। अब हमारा तीसरा पॉइंट, अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि है प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट। जैसा ज़मींदारी सेटलमेंट में था कि पीजेंट्स के द्वारा ले लिया जाता, उनका ज़मीन छीन के किसी और को बेच दिया जाता था जो भी इंटरेस्टेड रहता था, तो उससे उनको अपना रेवेन्यू मिल जाता था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो उस पीजेंट के साथ, उस आम आदमी के साथ। वैसा ही सिस्टम यहाँ पे भी था। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, पीजेंट्स डायरेक्टली गिव द टैक्स। इस पॉइंट पे ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़मींदारी नाम दिया गया है, तो ज़मींदार को राइट्स दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि तुमको भाई टैक्स कलेक्ट करना है, बस एक काम है लेकिन अच्छे से करना है, जो कि सनसेट लॉ के थ्रू है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शायद ब्रिटिशर्स को लगता होगा कि हम ज़मींदार रखे हुए हैं तो इनको शेयर देना पड़ता होगा, तो वो हम इनको ना देना पड़े, उनको और मिल सके। ज़मींदार कुछ धोखा करते होंगे बीच बीच में, तो इसी कुछ भी हो सकता है कारण। तो इसी के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अब ब्रिटिशर्स ने कह दिया हर एक आदमी को कि भाई तुम लोग को इस दिन को हम लोग को आके देना होगा, तो मतलब सबको एक एक करके देना होगा, कोई भी मिडिल पर्सन नहीं रहेगा, सब एक एक करके आके देंगे हमें इस तारीख को। तो भले भीड़ हो, कुछ भी हो, उनको दिक्कत हो, लेकिन उनको भाई अमाउंट फुलफिल चाहिए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट था एक्सेसिव लैंड टैक्स। इस पॉइंट के अनुसार इस सेटलमेंट के बारे में ये कहना चाह रहा है कि इस सेटलमेंट में बहुत ही ज़्यादा टैक्स लिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, बहुत ही मतलब एक्सप्लॉइट करना चाहते थे एकदम से। ब्रिटिशर्स कुछ अच्छा तो सोचते थे नहीं, हम नॉर्मल लोगों के लिए, जो भी उनके लिए काम करता था उसके लिए भी थोड़ा बहुत ही सोचते थे भले। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स करके लिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट पे। अब हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि ये रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिशर्स बैठ के वापस से हर 20 से 30 साल के बाद बैठ के डिसाइड करते थे कि अब कितना होगा रेवेन्यू। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि लोग डिस्कशन करते थे एक जगह पे बैठ के, लेकिन क्या होता था कि हर बार बढ़ाने का ही डिसीजन होता था कि पिछले साल 50 था, अब इस साल 60 तो करना ही करना है, मतलब कम तो होना ही नहीं है। लेकिन इतना आप ज़रूर याद रखें कि हर 20 से 30 साल के बाद ब्रिटिशर्स बढ़ाते रहते थे रेवेन्यू को, जो कि उनको मिलना है इस सेटलमेंट में। अब महलवाड़ी आता है, नहीं हाँ, अब हमारा महलवाड़ी आता है सबसे आखिरी वाला सेटलमेंट। चलिए देख लेते हैं उसे भी। महलवाड़ी सेटलमेंट का पहला पॉइंट ये कहता है कि ये सेटलमेंट हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा और रॉबर्ट मार्टिन के द्वारा दोनों ने साथ में मिलके इस सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था 1822 में। अब हम इसके आगे के पॉइंट्स भी देख लेते हैं।
अब इसका सेकंड पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि ये जो सेटलमेंट है ये 30% एरिया में, ब्रिटिश इंडिया के 30% एरिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और वो एरिया में कौन कौन आते थे? वो थे सेंट्रल इंडिया, मतलब सेंट्रल यूपी और बिहार, यही 2 स्टेट्स आते थे और ये 30% में हमारे आते थे। अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा, मतलब थर्ड पॉइंट पे, एन एरिया वेयर सेवरल विलेजेस आर ग्रुप्ड टुगेदर इज़ नोन एज महल। मतलब वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे विलेजेस के, मतलब बहुत सारे भी नहीं या फिर बहुत कम भी नहीं, 6-7 विलेजेस के सारे लोग जो उनको एक जगह पे बैठाया जाता था, उसको हम कहते थे महल। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव लिया जाता था एक महल से, मतलब एक आदमी को चूज़ किया जाता था एक महल से, जो कि काम और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा होता था, जिसको हम कहते थे लंबादर। अब इसका काम क्या होता था वो आगे वाले पॉइंट में दिया हुआ है। इसका काम ये होता था कि ये टैक्स को कलेक्ट करे। जैसे यहाँ पे ज़मींदारी सेटलमेंट में जैसे ज़मींदार है, वैसे ही यहाँ पे लंबादार है, मतलब मिडिल पर्सन का काम ये करता था। और सबसे आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि इसमें रेवेन्यू जैसे यहाँ पे इंक्रीज होता रहता था हमेशा 20 से 30 साल में, यहाँ पे भी इंक्रीज़ होता है समय पे, लेकिन कोई फिक्स टाइम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा 5 साल के बाद ही हो, हमेशा 4 साल के बाद ही हो, कोई परफेक्ट नहीं है। ये 1 साल के बाद भी हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है, 50 साल के बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका आखिरी है। अब ये सब हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक चीज़ बची हुई है। वो क्या है? वो है इम्पैक्ट, मतलब इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या था। लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि छोटा सा ही है। इसका एक ही इम्पैक्ट होता है, इसका 2 ही इम्पैक्ट होता है। ठीक है, एक नहीं 2, इसका 2 इम्पैक्ट ये होता है। पहला कि यहाँ पे जो आम लोग हैं उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। और दूसरा, ज़मींदार के मन में ब्रिटिशर्स के लिए रॉयल्टी बहुत ही ज़्यादा बन जाती है कि हम हमेशा वफ़ादार रहेंगे अपने मालिक के, ब्रिटिशर्स के। तो ये रॉयल्टी इंक्रीज़ हो जाती है, तो मतलब ये भी एक इम्पैक्ट ही पड़ता है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा इसका, मतलब रॉयल्टी का और एक्सप्लॉयटेशन का। रॉयल्टी का एग्जाम्पल मैं देख सकता हूँ रिवोल्ट या फिर कोई भी फ्रीडम वाला जो भी नेशनल मूवमेंट्स हुए, उन सब में ज़मींदार ने बहुत सारे ज़मींदार ने हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि भाई उनको तो मिल रहा था ना क्या कहते हैं, सपोर्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो बहुत ही रॉयल रहे हैं बहुत समय तक, लेकिन जब ब्रिटिशर्स चले गए तो ख़त्म हो गया फिर वो सब रॉयल, क्योंकि वो तो जाने वाले हैं नहीं उनके साथ। अब मैं आपको एक्सप्लॉयटेशन का भी एक एग्जांपल देना चाहूँगा, इसी परमानेंट सेटलमेंट या फिर ज़मींदारी सेटलमेंट में से। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं मिडिल पर्सन है ज़मींदार, तो ज़मींदार को काम दिया जाता था कि भाई ये 100 ज़मीन दे दिए गई हैं, इस सब से आपको टैक्स लेना है भाई, ये काम है आपका। अब ज़मींदार सोचता था कि मेरे को मिल रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1 पार्ट जो मिल रहा है, 11 में से जो 1 पार्ट मिल रहा है, उसमें से वो तो मुझे मिलना ही है। वो काफ़ी ज़्यादा मिलता था, 1% भी बहुत था, सॉरी 1 पार्ट। तो इस 1 पार्ट में से वो क्या करते थे, सोचते थे कि और 4 लोगों को 5 लोगों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर कहूँगा कि आप क्या कीजिए कि ये 100 है ना, 4 लोग हैं, तो आप 25-25 ज़मीन को देखिए, इन 25 ज़मीनों से आप टैक्स कलेक्ट कीजिए और मेरे को दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा शेयर दे दूँगा अपने में से। तो यहाँ पे ज़मींदार क्या करता था कि टैक्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता था, पीजेंट्स को बताता नहीं था कि इतना ही है, 100 है, लेकिन वो 125 कर देता था, तो ताकि उसको भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो ना, तो ऐसे होता था। और वो 4 लोग भी और 4 को ढूंढते थे, मतलब वो 4, तो इससे क्या होता था ना, मिडिल पर्सन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी और लोग इंक्रीज़ कर देते थे झूठ मूठ का टैक्स और ज़्यादा बढ़ा देते थे, जिसके कारण और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था पीजेंट्स का। अब इम्पैक्ट भी हमारा क्लियर हो गया है और सब क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं भी आई, कहीं से भी नहीं आई, तो स्किप करके देख लीजिए या फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूँ।
और हाँ, सबसे आखिरी वाली बात, होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जाके कमेंट्स ज़रूर लिख दीजिए कि बहुत अच्छा वीडियो था, या फिर कोई भी क्वेश्चन है उसको ज़रूर लिखें। और हाँ, रेड वाला सब्सक्राइब बटन को हिट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हमेशा मेरे साथ रह के मेरा नॉलेज मिलते रहे। तो चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।